स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्राफिक मंत्रा में। यहाँ पर मैं अलग अलग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल चलाऊंगा जिससे कि आप सारी कोडिंग भाषाएं सीख सकेंगे। तो इस वक्त हम बात कर रहे थे सी लैंग्वेज की। सी लैंग्वेज का एक पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, ये है हमारा दूसरा पार्ट यानी कि चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 में हमने VS कोड को इंस्टॉल किया था और GW को इंस्टॉल किया था और हमारा पहला प्रोग्राम रन किया था। आई होप कि आप लोगों ने वो प्रोग्राम रन कर लिया होगा। अब दोस्तों सब लोग ये कहते हैं कि सी लैंग्वेज जो है वो बेस लैंग्वेज है सारी कोडिंग लैंग्वेज की। बिल्कुल सही बात, और ये बहुत ही मुश्किल है। ये बात गलत है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। हम इसको हंसते खेलते सीख जाएंगे। मैं आपको जो बताऊं बस आपको उसके ऊपर ध्यान देना है और मेरी बात को समझने की कोशिश करनी है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप आसानी से सी लैंग्वेज सीख जाएंगे। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सी लैंग्वेज के प्रॉब्लम आपने पहले भी सोल्व किए हैं। किस प्रकार, ये हम आगे देखेंगे। चलिए फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 के अंदर क्या है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। अब ये वेरिएबल क्या है और डेटा टाइप क्या है, ये कैसे समझ में आएगा, क्या चीज़ है, हमको समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसा कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम इसको आसान शब्दों में और आसान भाषा में समझेंगे। पहले बात करेंगे वेरिएबल्स की कि वेरिएबल्स क्या है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो आपको ये लिखना है, अगर आपको क्वेश्चन में आए तो अ वेरिएबल इज ए नेम मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डेटा। इसके कहने का क्या मतलब है कि वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ मेमोरी यूज करेगा और कहीं पर वो लोकेट होगा। तो जहां पर भी वो लोकेट हो रहा है उस जगह को कुछ हम नाम दे देते हैं, उस नाम को वेरिएबल कहा जाता है। आपको अगर ये थोड़ा हेवी लग रहा हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आसान शब्दों में ही समझेंगे इसे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसका हिंदी मैंने गूगल से करवाया था तो इसने मुझे कुछ इस तरीके से करके दिया है। अब वेरिएबल को हम किस तरीके से देख सकते हैं, चलिए मैं आपको एक आसान शब्दों में समझाता हूँ। वेरिएबल को समझने के लिए आप अपने घर को कंप्यूटर समझ लीजिए। आपका घर जो है उसको इमेजिन कीजिए और उसके अंदर फ्लोर में जितनी भी जगह है उस जगह को आप कंप्यूटर की मेमोरी समझिए। वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है और आपका घर जो है वो कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ तक आपने इमेजिन कर लिया। अब आपके हाथ में एक बॉक्स है, उसको इमेजिन कीजिए। उस बॉक्स को आप अपने घर में कहीं पर भी रख दीजिए। अब जिस जगह पर आपने उसे रखा है वो है उसका लोकेशन, और जितनी स्पेस वो आपके घर में ले रहा है यानी कि 1 फीट बाय 1 फीट या 1 फीट बाय 1.5 फीट, जितना भी बॉक्स आपने सोचा है वो जितनी जगह ले रहा है वो है उसकी मेमोरी। मतलब मेमोरी लोकेट हो रही है किसी एक जगह पे आपके घर के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। अब इस बॉक्स को हम कुछ नाम दे देते हैं। तो चलिए मैं इस बॉक्स को नाम देता हूँ ब्राउन बॉक्स। आपके घर में एक बॉक्स पड़ा है और वो बॉक्स स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर है, अलमारी के पास, दरवाजे के पास या कहीं पर भी जहाँ पर भी आपने रखा है, और वो कुछ आपके घर की जगह यूज कर रहा है। ठीक है, कुछ स्पेस यूज कर रहा है। तो उसने उतनी मेमोरी यूज की है, उसका लोकेशन ये है। अब उसका नाम भी हमने दे दिया, उसका नाम है ब्राउन बॉक्स। अब उस बॉक्स के अंदर इमेजिन करो आप अपने जूते रख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जूते रख दिए, ग्रीन जूते। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो भी हम डालेंगे वो रहेगी उसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ग्रीन शूज। यहाँ तक क्लियर है। आपके घर में एक बॉक्स है जिसका नाम है ब्राउन बॉक्स और उसकी वैल्यू क्या है, ग्रीन शूज। अब मान लो आपको ग्रीन शूज उसमें से निकाल देने हैं और उसके अंदर रेड शूज रख देने हैं, तो क्या हो जाएगा, बॉक्स का नाम तो वही का वही रहेगा, बॉक्स रहेगा भी वही, और वो जो मेमोरी यूज कर रहा है वो भी उतनी ही रहेगी। मतलब कि आपके घर के अंदर जो स्पेस उसने यूज करके रखी है वो भी उतनी रहेगी, लेकिन सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, रेड शूज। पहले हमारी थी ग्रीन शूज, अब हो गई रेड शूज, लेकिन ब्राउन बॉक्स का नाम चेंज नहीं हुआ। तो बस सिंपल, वेरिएबल भी ऐसे ही होते हैं। अगर मैं कहूं कि आपने इन वेरिएबल के साथ काम किया है और आपने इसके प्रॉब्लम भी सोल्व किए हैं, चलिए मैं इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं। अब मैं बड़ा ही मुश्किल सवाल आपको पूछने जा रहा हूं। अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो समझ लीजिए कि आपको सी लैंग्वेज कभी भी नहीं आएगी। बहुत ही मुश्किल सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं x = 5
y इज इक्वल टू 10। अब इसका आंसर मुझे चाहिए। चलिए कमेंट में लिखिए। सबको आ गया? अरे भाई तो यही तो है, सी लैंग्वेज यही है। अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10 और x प्लस y क्या होता है, ये प्रॉब्लम हमने मैथ्स में सोल्व किए हैं। तो यही तो है सी लैंग्वेज। अब x को आप वेरिएबल समझ लीजिए, y को भी वेरिएबल समझ लीजिए, और जो प्लस की साइन है उसे आप ऑपरेटर समझ लीजिए। ये ऑपरेटर वेरिएबल क्या है वो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा, चिंता ना करें। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। चलिए इसको हम काम करते हैं, विजुअल स्टूडियो में करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो विजुअल स्टूडियो में अगर आपने पुराना यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है तो हेलो वर्ल्ड वाला तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो उसे मिटा दीजिए। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। आपको लिखना है, हैशटैग की साइन लगानी है पहले, उसके बाद में इंक्लूड लिखना है, उसके बाद में आपको एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखना है stdio.h और एंगुलर ब्रैकेट को आपको कर देना है खत्म। अब आपको यहां पे लिखना है इंट मेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट ओवर। अब यहां पे हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू क्या था 10 और x प्लस y इज इक्वल टू क्या, ये हमारा सवाल था। तो देखिए इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जो कि सी लैंग्वेज के पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, वही रूल के हिसाब से हमें चलना होगा। तो यहां पर x को डिक्लेयर करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा इंट के बाद में मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 5, तो ये बात सही हो जाएगी। अब यहां पे मैं दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, इंट मतलब इंटीजर है, ये सारा मैं आपको समझाऊंगा बाद में, लेकिन अभी आप फिलहाल समझ लो कि यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ। y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मुझे x प्लस वाई चाहिए, तो मैं एक और इंटीजर ले लेता हूँ, इंटीजर z या z जो आप कहना चाहें, इज इक्वल टू x प्लस वाई कर देता हूँ और नीचे की जो लाइन है उसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एरर दिखाई दे रही होगी। एरर क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी एक सिंटेक्स होती है वेरिएबल डिक्लेयर करने की, उस सिंटेक्स के हिसाब से ये चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर किया, x डिक्लेयर किया, x के अंदर वैल्यू भी डिक्लेयर की, लेकिन ये पहली लाइन यहाँ पे हमने खत्म नहीं की। इसको नहीं पता चलेगा कि अब ये लाइन खत्म हो गई है और यहाँ से दूसरी लाइन शुरू हो गई है। इसके लिए हम यूज करते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन को आप सी लैंग्वेज में टर्मिनेटर भी कह सकते हैं, हाँ वही वाला जो आप समझ रहे हो, वही वाला टर्मिनेटर। तो यहाँ पर भी और दूसरी लाइन खत्म हो रही है तो यहाँ पर भी टर्मिनेटर लगाएंगे। अब इसकी खुद की लाइन भी एक खत्म हो रही है यहाँ पर, तो इसको भी हम यहाँ पे टर्मिनेटर से इस लाइन को खत्म कर देंगे और नई लाइन शुरू कर देंगे। अब देखिए इसको हमें देखना है कि हमारा रिजल्ट सही तरीके से आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे जो टर्मिनल है, टर्मिनल के अंदर हम इसे प्रिंट करवाएंगे। अगर आपका टर्मिनल ओपन नहीं है तो आप यहाँ पे जाएंगे मोर में और न्यू टर्मिनल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, अगर आपको ये पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही हो या इसके टेक्स्ट बड़े या छोटे करने हैं तो आप कंट्रोल प्लस करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, कंट्रोल माइनस तो ये छोटा होता जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसको हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंट, लेकिन प्रिंट के बाद f लिखना पड़ेगा। f का मतलब यहाँ पर इन लोगों ने फंक्शन रखा है, उसके बाद में कोई भी फंक्शन हो तो वो हमेशा नाम के बाद उसके बाद में ब्रैकेट आता है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो है वो है हमारा स्ट्रिंग, यानी कि कुछ वाक्य हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और ये जो है वो इंटीजर है। तो इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों साथ में हम नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे %d की साइन में लगाता हूँ, उसके बाद में डबल कोट के बाहर निकल जाता हूँ, फिर उसके बाद में मैंने कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद जो भी वेरिएबल आप प्रिंट करवाना चाहते हो उसे आप लिख दीजिए।
यहाँ पे मैं जी प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये %d के अंदर अपने आप जी की वैल्यू को गेट कर लेगा यहाँ पर। अब इसको भी टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो ये लाइन हमने लगा दी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है, रिटर्न 0। अब ये क्यों 0 है, क्या है, इसके बारे में अभी आप मत सोचिए। आप सिर्फ ये सोचिए कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया x, जिसने आपके कंप्यूटर के अंदर कहीं पर एक छोटी सी जगह रोक के रखी है। अब उस जगह का नाम है x, और उस x के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाई है y को देख लीजिए, y भी एक वेरिएबल है जिसने आपके कंप्यूटर के अंदर कहीं पर एक छोटी सी जगह रोक के रखी है, उसकी वैल्यू है 10। तो यहाँ पर अगर मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ, तो प्रिंट करवाने के लिए जैसे मैंने आपसे कहा था, आपको लिखना पड़ेगा gcc hello.c। इससे हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाएगा। एंटर लगा दीजिए। उसके बाद में आप लिखना है ./a.exe। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा x + y = 15। तो ये जो 15 है वो यहाँ से आ रहा है, %d में z की वैल्यू आ रही है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे y लिख देता हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे वो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट। चलिए अब इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर फिर से एक बार वही करते हैं। तो देखिए प्रिंट 10 हुआ, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 10। अगर इसी प्रकार मैं यहाँ पे x करवाता प्रिंट, तो यहाँ पे 5 प्रिंट होता। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक सवाल बार बार सता रहा होगा कि बार बार आपको यहाँ पे लिखना पड़ रहा होगा gcc और .hello, या फिर आपने जो कुछ अपनी फाइल का नाम दिया है वो। तो इसका एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फाइल को सेव कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, अप एरो वाली की को एक बार प्रेस करना है। तो जो लास्ट बार आपने प्रिंट किया होगा, यानी कि लास्ट बार आपने ये करवाया था, तो ये अपने आप आ जाएगा। दूसरी बार जब करेंगे तो उससे पहले आपने जो करवाया होगा वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो ये जीसीसी आ गया। तो डबल अप हमने कर दिया, एंटर लगाया, फिर से डबल अप, एंटर। तो ये देखिए ये प्रोग्राम रन हो गया। तो अप एरो की याद रखिएगा, बार बार आपको इसका यूज करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आपके बॉक्स के अंदर हरे जूते थे, उसको आप निकाल दीजिए और उसके अंदर रेड जूते रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं जी लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं उसी प्रकार जिस प्रकार हरे जूते की जगह पर हमने लाल वाले डाल दिए थे, उसी प्रकार मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ। यहाँ पे x जो है वो 5 की जगह पे मैं कर देता हूँ 50। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये देखिए, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, आ गया 60। तो सिंपल आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, और उसी प्रकार आप उसकी वैल्यू भी डिक्लेयर कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। लेकिन इसके कुछ रूल्स होंगे दोस्तों। यहाँ पे इंट मैंने क्यों लिखा है, इंट की जगह पे मैंने और कुछ क्यों नहीं लिखा, और यहाँ पर मैंने = की साइन के बाद में ये क्यों नंबर दिए हैं, नंबर आगे क्यों नहीं दिए, मैंने इस प्रकार क्यों नहीं किया। 50 = x मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये सारी सिंटेक्स है जो हमें समझनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं x रखता हूँ और यहाँ पे 50 रखता हूँ, अब x की जगह पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1 2 3 x, तो ये क्यों नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसके अंदर किस प्रकार वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, डेटा टाइप क्या है, किस प्रकार हम इसके साथ वैल्यू असाइन कर सकते हैं, किस प्रकार के वेरिएबल के नाम हम नहीं रख सकते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब चलिए वापस यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने x = 5, y = 10 और x + y क्या होता है वो हमने एक प्रोग्राम बन करके देखा। अब इसके अंदर हुआ क्या ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर x क्या है, y क्या है, ये 5 क्या है, 10 क्या है, और नीचे जो लिखा है वो क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो जिस प्रकार मैंने आपसे कहा था कि आपके घर के अंदर बॉक्स पड़ा है और वो जिस जगह पे जितनी स्पेस यूज कर रहा है और जिस जगह पे पड़ा है उसको कहते हैं हम लोकेशन, ठीक है। और उसके अंदर जो चीज पड़ी है उसको कहते हैं उसकी वैल्यू, यानी कि रेड शूज उसकी वैल्यू है।
तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है वो 5 है और उसका लोकेशन क्या है, तो 0x7ff समथिंग कुछ है, ये डमी है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। और उसी प्रकार y एक वेरिएबल है, y उसका नाम है, उसके अंदर जो वैल्यू है वो 10 है और उसकी जो लोकेशन है वो ये वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो x और y जो है वो नाम है वेरिएबल के, और उसके बाद में 5 और 10 जो है वो है इसकी वैल्यू, और नीचे जो दिया गया है वो है उसका मेमोरी लोकेशन। तो अब आपको क्लियर हुआ कि x y कुछ भी आप डिक्लेयर करोगे तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी जगह का उपयोग करेंगे और उस जगह को हम कुछ नाम देंगे, जो नाम देंगे वो बन जाएगा हमारा वेरिएबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेटा टाइप्स के बारे में हमें बात करनी थी दोस्तों के डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो सिंपल हम इसके अंदर सारे डेटा टाइप्स के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, हम सिंपल समझ लेते हैं कि आपको डेटा टाइप मतलब क्या है वो समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, वो डेटा का प्रकार निर्धारित करता है, मतलब कि आप उसे कहेंगे कि आप एक कैरेक्टर है या फिर आप एक इंटीजर है, वो सब कुछ हम इसको बताएंगे तो उससे पता चलेगा कि डेटा टाइप क्या है। वो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें उसे बताना पड़ेगा कि तुम चीज़ क्या हो, तुम्हारे अंदर किस प्रकार की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। सी के अंदर पहले से ही कुछ इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते आगे देखते हैं कि इसके अंदर और क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया है छोटा सा, डेटा टाइप लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इंटीजर, जिसके अंदर आप कोई भी पूर्ण वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे 10 है, -5, आप माइनस की वैल्यू भी इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन किस प्रकार, जो पूर्ण हो, यानी कि उसके बाद में डॉट लग के कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जिस प्रकार नीचे देखिए फ्लोट में है, फ्लोट के अंदर क्या रहेगी, डेसिमल वैल्यू क्या रहेगी 3.40 या फिर 2.5, अगर वो प्लस भी है तो भी ठीक है, नेगेटिव है तो भी ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू आती है तो वो जाएगी फ्लोट के अंदर। डबल क्या है, आप कह सकते हैं एक प्रॉपर फ्लोट है। और कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर के अंदर आप कौन सी चीज़ या कौन सी वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। तो सिंपल, जैसे कि मैंने ए करवा दिया या डॉलर की साइन करवा दी या @ करवा दिया या एम कर दिया, कुछ भी आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हो। उसके बाद में वो है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब कुछ भी रिटर्न भी नहीं करता है, इसका उपयोग पॉइंटर और फंक्शन के अंदर होता है। तो फिलहाल इसके ऊपर हम जाएंगे नहीं, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको कहा गया है बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड, यानी कि आपको उपयोग करना है x का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए इसके लिए हम चलते हैं विजुअल कोड के ऊपर। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने इंटीजर x पहले बताया, उसके बाद में उसकी वैल्यू दी है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता, इसको पहले डिक्लेयर नहीं करता, पहले मैं उसको वैल्यू दे देता और उसके बाद यहाँ पे डिक्लेयर करता int x, तो ये इनवैलिड होगा। इनवैलिड क्यों होगा, सी लैंग्वेज के अंदर एक लाइन कंपाइल होती है, एक लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो ऊपर वाली लाइन के अंदर कहा गया है कि x = 50। तो अब उसको x मालूम ही है कि x चीज है क्या, ये इंटीजर है, फ्लोट है या क्या, तो इसको मालूम ही नहीं है, इसलिए ये लाइन पहले ही आपको एरर देगी। अगर आप ऐसा करते हैं कि ये वाली लाइन जो है इसको आप ऊपर लिखते यहां पर int x, अब आप x की वैल्यू 50 करते तो क्या होता, तो अब इसको पता है कि int जो x है वो एक इंटीजर है और इंटीजर के अंदर हमने 50 वैल्यू दे दी है। अब आपको समझ में आया कि आपको डिक्लेयर पहले करना पड़ेगा, इस्तेमाल बाद में करना पड़ेगा, यानी कि पहले डिक्लेयर करें फिर इस्तेमाल करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी यही लिखा गया है, आफ्टर डिक्लेरेशन अ वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज मतलब आप उसको कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ काम करेंगे जो हमें के लिए, अब यहाँ पर हम कुछ काम करेंगे जो हमें करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि आप 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें, एक इंटीजर रहेगा, एक फ्लोट रहेगा और एक कैरेक्टर रहेगा।
और उसको वैल्यू भी देनी है आपको। वैल्यू किस प्रकार देनी है, पहले इंटीजर को 10 देना है, दूसरे को 3.14 और उसके बाद में a, यानी कि कैरेक्टर के अंदर हमें a देना है। तो चलिए विजुअल कोड के अंदर चलते हैं। तो इन सब को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ये रिटर्न वाली लाइन आपको रहने देनी है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर का नाम मैंने दे दिया है एज। अब यहाँ पर एक मैं फ्लोट डिक्लेयर करता हूँ और फ्लोट का नाम मैंने दे दिया है प्राइस। और यहाँ पर एक कैरेक्टर डिक्लेयर करता हूँ, कैरेक्टर का नाम मैं दे देता हूँ। अब उसके बाद में हमें इसके अंदर वैल्यू असाइन करनी है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज और इज इक्वल टू यहाँ पे मैं ए कर देता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एज हमारा क्या है, एक इंटीजर प्रकार का डेटा टाइप है। तो उसके अंदर हम कैरेक्टर नहीं डाल सकते, उसके अंदर सिर्फ पूर्ण संख्या ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 10 दे देते हैं और उसके बाद में यानी कि एज हमारी हो गई 10। उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या है, प्राइस है। तो प्राइस इज इक्वल टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3.15 14, सॉरी माफ कीजिएगा। अब यहाँ पे नेम के अंदर हमें कुछ वैल्यू देनी है, तो नेम के अंदर मैं दे देता हूँ ए या बी, आपका जो मन करे वो। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, शुरू से ही आपको आदत डालनी है टर्मिनेटर लगाने की। अगर आप ये लाइन लगाना भूल जाएंगे तो 100% आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर एरर आएगी या फिर वो क्रैश हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ। तो अब इसे प्रिंट कैसे करवाना है, ये भी एक सोचने और समझने वाली बात है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ आपको लिखना है ये कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई एज इज इक्वल टू। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम वेरिएबल नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, %d। उसके बाद में हम कोमा लगाएंगे और उस %d के अंदर जो भी हमें वैल्यू डालनी है उस वेरिएबल को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एज। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे एज प्रिंट होके आ जाएगा। अब इसके बाद में मुझे ये जो प्राइस है वो प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइस इज %d। उसके बाद में कोमा लगाएंगे, उसके बाद में लिखेंगे प्राइस जो हमने ऊपर लिखा था। अब टर्मिनेटर यहाँ पर मैंने फिर से लगा दिया है। उसके बाद में फिर से मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, ब्रैकेट में हम लिखेंगे नेम इज, यहाँ पे हम लिखेंगे %d और उसके बाद में लिख देंगे क्या, नेम। वेरी गुड। चलिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम यहां तक लिख लिया है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, %d जो है वो डबल के लिए है, मतलब उसके अंदर आप इंटीजर प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्लोट प्रिंट करवाना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा %f और कैरेक्टर के लिए %c। ये बात आप खास ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर हमेशा गलती करते हैं और उनके प्रोग्राम के अंदर कुछ अनडिफाइंड वैल्यू या कुछ भी रैंडम नंबर प्रिंट हो जाते हैं, जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो नहीं होते। तो ये प्रोग्राम यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ और उसके बाद में हम इसे रन करेंगे। रन करने के लिए 2 बार अप वाला एरो लगाऊंगा ताकि मेरा gcc hello.c आ जाए। एंटर लगाऊंगा। अब यहाँ पे कुछ वार्निंग आ रही है। क्या वार्निंग है? अच्छा, मैंने इसको गलत तरीके से बी को डिक्लेयर किया है। इसको डबल कोट पे नहीं करते, सिंगल कोट में करते हैं। देखिए, गलती मुझसे भी होती है। अब इसको सेव कर लेते हैं फिर से एक बार। अब यहाँ जाते हैं, चलिए इसे कंपाइल कर लेते हैं और कंपाइल करने के बाद फिर से हम इसे एक बार प्रिंट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे सामने सब कुछ आ गया है। एज इज इक्वल टू 10 और प्राइस इज इक्वल टू 3.14 और नेम इज बी आ गया आपके सामने। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, हमने यहाँ पे अलग अलग लाइन पे लिखा था, लेकिन अलग अलग लाइन पे ये प्रिंट होके नहीं आया है। तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज आपको करनी पड़ेगी। क्या है? आपको लिखना पड़ेगा बैकस्लैश
नई लाइन प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको \n लिखना पड़ेगा, तभी वो नई लाइन प्रिंट करेगा, नहीं तो एक ही साथ सारा प्रिंट कर देगा। तो अब देखिए मैंने \n लिख दिया है। उसके बाद में मैं इसको सेव कर लेता हूं। फिर से एक बार इसे हम रन करते हैं। अब देखिए सब कुछ प्रिंट हो गया है, लेकिन अलग अलग तरीके से, देखिए अलग अलग लाइन में। तो आई होप कि यहाँ तक आपने मेरे साथ साथ ये प्रोग्राम रन कर लिया होगा और कोई भी एरर आपको नहीं आई होगी। अगर एरर आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।